हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग को जो नए नए जुड़ रहे हैं उनको बतला दें कि यदि आप एक दो दिन लेट से जुड़े तो आप पुराने वीडियो उपलब्ध करा लें। आपको पुराना वीडियो भी भेजा जाएगा। आप व्हाट्सएप पर या जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया गया उस पर आप कॉन्टेक्ट करके बोल सकते हैं कि पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो ऐसे दे सकते हैं। मेरा जो अभी चल रहा है क्लास वो बेसिक कंसेप्ट के नाम से हम चला रहे हैं और आपको बेसिक कंसेप्ट का जो लेक्चर चाहिए, लेक्चर 1 पिछले पहला दिन हुआ, आज लेक्चर 2 होगा। तो जैसे जैसे आपको जरूरत हो आप कांटेक्ट करके और उसको डिमांड कर सकते हैं। आपको उस हिसाब से जब चाहिएगा उपलब्ध हो जाएगा, मिलेगा। ठीक है। आपको हम स्टार्ट किए थे उसमें बतलाया गया था, शुरुआती चीजों के बारे में डिस्कस किए थे। केमिस्ट्री से हम शुरू किए थे कि जो केमिस्ट्री है, रसायन है, वो हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उनका अध्ययन है। और पदार्थ में भी थोड़ा बहुत आपको फिर हम आगे बतलाए थे कि पदार्थ बहुत प्रकार के होते हैं। उसमें से जो निर्जीव पदार्थ हैं उनके संगठन, बनावट और बनाने की विधि और उसके गुणों का अध्ययन केमिस्ट्री में किया जाता है। फिर आपको स्ट्रक्चर बतलाए थे कैसे कैसे पूरे वर्गीकरण होता है पदार्थ का, किस पोर्शन में हमको कहाँ पढ़ना है, ये सब बतलाए थे आपको। अब बोले थे कि तत्व से आगे पढ़ेंगे, नहीं, लेकिन तत्व से पढ़ने से पहले अब एक दो चीज आपको हम बतलाते हैं। आपको एक और वर्क दिए थे कॉपी करने के लिए कि कॉपी पर आपको पहला पेज पर तत्वों के नाम, संकेत और परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान आपको लिखना है। 1 और 2 पर 50 तक, 50 तक लिखेंगे तो लगभग 2 पेज लग जाएगा। तीसरा पेज पर हेडिंग दे देना था कुछ धनात्मक मूलक और चौथा पर हेडिंग देना था कुछ ऋणात्मक मूलक और पांचवा पेज पर जो आपको यूनिवर्स करके हम लिखवाए थे सो लिखना था। ठीक है। आगे अब आपको क्या लिखना है, अब लगातार लिखना है। ठीक है, लगातार लिखना है। लेकिन उससे अब आगे आपको डाल्टन का परमाणु शुरू करते हैं। तत्व जो था बोले थे तत्व हेडिंग देंगे, तत्व पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और चीज बतलाते हैं। इसके बाद आगे तत्व से, एलिमेंट से शुरू करेंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। चलिए आगे हेडिंग देना था आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन एटॉमिक थियरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। 9वीं क्लास में आपने डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था। क्या था डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी? डाल्टन ने बतलाया कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, कोई भी पदार्थ है उसका सबसे छोटा कण अर्थात पदार्थ जिससे मिलकर के बना होता है उस कण को परमाणु कहते हैं, वो सबसे छोटा होता है। डाल्टन के अनुसार किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, अर्थात प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। जो अत्यंत सूक्ष्मतम होता है, इतना छोटा होता है कि इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है, उसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। मतलब ये कि परमाणु अविभाज्य होता है, उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इतना ही ये छोटा होता है, अत्यंत सूक्ष्मतम है। इसको और सूक्ष्म, छोटा तोड़ेंगे, विभाजित करेंगे तब ना छोटा होगा, तो इसको और छोटा करना संभव
नहीं है। इसलिए इसको अविभाज्य कहा। किसने? डाल्टन ने। मैंने डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में यह कहा कि पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को, छोटे कण को परमाणु कहते हैं और ये अविभाज्य होता है। अविभाज्य मतलब कि और छोटा करना संभव नहीं हो। कोई चीज अविभाज्य पर आ जाता है जिसको आप छोटा नहीं कर सकते हैं। जैसे ये बहुत ही अत्यंत छोटा होने के बाद अविभाज्य होता है कण, इसीलिए आपको अनुमान लगाना संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं कैसे कोई चीज अविभाज्य हो जाता है। जैसे कोई पेज का टुकड़ा है ना, तो उसको बराबर भागों में यदि आप फोल्ड कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, तो वो 7 से ज्यादा बार मोड़ना संभव नहीं है। नहीं समझे क्या बोले हम? देखिए जल्दी से। जैसे ये पेज है ना, ये पेज है, तो हमने बोला कि अविभाज्य का मतलब होता है कि और छोटा नहीं करना। वो अवस्था कब हो जाता है? जैसे कण के बारे में तो आप बहुत छोटा सोचिएगा तब आएगा। जैसे एकदम बिल्कुल एकदम बारीक कण है, तो उसको आप ऐसे तोड़िएगा ऐसे या पीटिएगा तो कभी कभी वो नहीं टूटता, तो बोलेंगे वो अविभाज्य हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग के लिए अविभाज्य हो गया, मतलब हम लोग हाथ से, हथौड़ा से नहीं तोड़ सकते, लेकिन उसको और छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है। जो दिखेगा और होगा, दिखने वाला अविभाज्य नहीं होगा, जो नहीं दिखेगा वो अविभाज्य होगा। लेकिन इसको आप एक लॉजिकली एग्जांपल समझ सकते हैं। कोई भी अंतिम पड़ाव को अविभाज्य कहते हैं। जैसे हमने बोला कि जो पेज है इसका, इस 7 से ज्यादा बार नहीं मोड़ा सकता जब इसको बराबर भाग में मोड़ेंगे तो। जैसे ये है पेज, इसको एक भाग बराबर भाग में ऐसे यहां तक लाके मोड़ दिए, ठीक है। अब इसको फिर दोबारा ऐसे मोड़ दिए, 2 हो गया, फिर बराबर भाग में मोड़ दिए, 3 हो गया, फिर बराबर भाग में 4, फिर बराबर भाग में मोड़ दिए हमने 5, फिर एक बार और 6 हो गया। आप बहुत जबरदस्ती करके एक बार और 7 मोड़ सकते हैं ऐसे, लेकिन 8वां बार मोड़ना संभव नहीं है। तो बोलेंगे मोड़ने के दृष्टि से ये अत्यंत छोटा हो गया। अब इसको मोड़ करके और छोटा करना संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से डाल्टन ने बतलाया कि यदि कोई भी पदार्थ है उसके सबसे छोटे कण परमाणु होते हैं। मैंने परमाणु एक ऐसा कण है जो सबसे छोटा होता है, उससे और छोटा कोई कण संभव नहीं है। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। लेकिन डाल्टन के ये परमाणु सिद्धांत लगभग 1800 ईस्वी में आया, 1800 के आसपास, और उसके जस्ट बाद कुछ दिन बाद उनके समकालीन वैज्ञानिकों ने ही इस सिद्धांत को खंडित कर दिया, तोड़ दिया, गलत साबित कर दिया। और वैज्ञानिकों ने यह बतलाया कि नहीं, जो परमाणु सबसे छोटा नहीं है, परमाणु में भी कई और सूक्ष्मतम कण होते हैं। परमाणु को और छोटे कणों में विभाजित किया गया है। और वैज्ञानिकों ने 1-2 कण के बारे में नहीं बतलाया, कहा कि परमाणु को 40 कण में विभाजित किया गया है। 1-2 कण नहीं, कितने कणों में? 40 पार्टिकल्स में डिवाइड किया गया है परमाणु को। अब आप सोचिए कि जो परमाणु कितना छोटा, पहले आपको बतला रहे हैं, इस वायुमंडल में अरबों खरब, कितना करोड़ परमाणु हम लोग के साथ टकरा रहे हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी पर सेकेंड अभी आपको जो वायु है उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अणु परमाणु है, हम लोग से टकरा रहे हैं, ऐसे बार बार टकरा रहे हैं, हम लोग को आभास भी नहीं होता। कितना कण? 1-2 नहीं, कितना लाख अरब खरब संख्या में एक साथ टकरा रहा है और आभास तक नहीं हो रहा है। आप सोचिए कोई ऐसा पार्टिकल, छोटा, ऐसे छोटा बिल्कुल बालू का कण, आपको ऐसे शरीर पर यदि प्रहार किया जाए तो आपको आभास हो जाता है नहीं। और आप समझिए कि आपको आभास हो जा रहा है, लेकिन वो कैसा, कितना छोटा कण है कि करोड़ों की संख्या में आने पर आभास तक नहीं हो, दिखने का तो बात ही छोड़ दीजिए, आभास नहीं हो रहा है। तो आप सोचिए परमाणु कितना छोटा है। और उस छोटे परमाणु में भी, उस छोटे अत्यंत सूक्ष्मतम परमाणु में भी आप समझिए कि 40 कण खोजे गए, 1-2 नहीं, 40 कण खोजे गए। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी 40 कण कैसे होंगे। चलिए 10 देख लिखना है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसीलिए इतना सूक्ष्मतम है, केमिस्ट्री में आपको दिखेगा
ऐसा संभावना बहुत कम है, होता है, आपको दिखेगा नहीं, बहुत कम दिखेगा, न के बराबर। बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर की ओर हो रहा है, आपको इलेक्ट्रॉन कभी आपने जन्मदिन से देखा ही नहीं। अरे भाई फिजिक्स तो देखिए, केमिस्ट्री थोड़ा अलग है साइंस में, साइंस में थोड़ा अलग है। आप लोग को कुछ अनुमान भी होगा, बहुत लोगों को ये मानना है केमिस्ट्री थोड़ा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री थोड़ा अलग इसलिए है कि ये दैनिक जीवन से रिलेटेड है, लेकिन कुछ परिघटनाओं को, मैक्सिमम परिघटना का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे चीजों के बारे में जानना है जो आप न कभी सोचे होंगे, देखना तो बात ही छोड़ दीजिए। और इसके विपरीत आप देखिए बायोलॉजी में, तो आपके कान के बारे में पढ़ना है, कान आप दूसरे को देख रहे, अपना कान भी देख सकते हैं। आपको डाइजेस्टिंग सिस्टम में आपको पढ़ाया जाएगा, कैसे डाइजेस्ट होता है भोजन, कैसे पचता है, तो आपको पता है। आपको समस्या जब सर पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि नहीं सही बात है, मेरा भी अनपच हुआ था तो ऐसे हुआ था। फिजिक्स में आपको पढ़ाएंगे, बोला सर कि डायनेमो है ये, तो आप देखिएगा उसको, डायनेमो कैसे फ्लक्चुएट करता है, उसका विभव, वो सारा चीज आपको देखने को मिला होगा जो आप पढ़ेंगे। लेकिन केमिस्ट्री में क्या है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन ही पूरा केमिस्ट्री चलाता है। अब इलेक्ट्रॉन कभी कोई देखा नहीं, आप समझिए कितना जटिल चीज है। लेकिन फिर भी हम आपको यकीन दिलाते हैं कि लगभग जितना भी सिद्धांत है केमिस्ट्री का, उसमें से जितना भी थ्योरी है, सारे थ्योरी को हम कुछ न कुछ लॉजिक आपके आसपास की घटनाओं से जोड़ करके बतलाएंगे। ठीक है, आसपास के घटनाओं से जोड़ करके आपको बतलाएंगे, हम उदाहरण देंगे। और जटिलता का जहां तक बात है कि जटिल है, तो जटिलता बस इतना ही है केमिस्ट्री का, आप इतना ही समझ लीजिएगा कि केमिस्ट्री वही सीख सकता है जिसको डेली पढ़ने का आदत हो। डेली जो पढ़ेगा केमिस्ट्री को वही सीखेगा, डेली जो पढ़ेगा वो केमिस्ट्री सीख लेगा, आप ध्यान रखिएगा। और जटिल और समझना है आपको, तो एक बात ये है कि जैसे बायोलॉजी जो है ना, कोई सब्जेक्ट का कोई निंदा या ये करने का बात नहीं है, आपको बतलाते हैं। बायोलॉजी है कि आपको मेमोरी होना चाहिए, मेमोरी रहेगा तो आप सीख सकते हैं। बहुत चीज याद करना पड़ता है, बहुत सारा चीज, ढेर सारा चीज याद करना पड़ता है। मेमोरी आपके पास होना चाहिए, यादाश्त होना चाहिए। 2 GB 3 GB से काम नहीं चलेगा, 32 64 GB होना चाहिए। और आपको यदि फिजिक्स पढ़ना है तो IQ लेवल होना चाहिए। फिजिक्स बहुत माने आसान सब्जेक्ट नहीं है, बहुत टफ है, वो बहुत समझना पड़ता है, उसके लिए IQ का जरूरत है। अब केमिस्ट्री उसमें दोनों का उपयोग है, कुछ IQ भी होना चाहिए और मेमोरी भी होना चाहिए। हर एक चीज याद नहीं करना है, लेकिन कुछ ऐसे चीज हैं जिनको हमेशा के लिए याद कर लेना है। यदि वो आप याद नहीं करेंगे तो केमिस्ट्री नहीं सीख पाएंगे। बेसिक में कुछ वैसा ही चल रहा है, हम आपको ऐसे चीजों का लिस्ट बता देंगे, हमेशा बोलते जाएंगे आपको कि कौन कौन से ऐसे चीज हैं जिनको केमिस्ट्री सीखने के लिए हमेशा याद रखना जरूरी है। वैसे चीजों का हम लिस्ट आपको बना देंगे, बताते जाएंगे। तो यही अंतर है, बायोलॉजी में मेमोरी चाहिए, फिजिक्स में IQ चाहिए। केमिस्ट्री में दोनों चाहिए, कुछ मेमोरी चाहिए कुछ चीजों को स्टोर करके रखने के लिए ताकि सीखने में सुविधा हो, और IQ भी चाहिए एक्सेप्शन से भरा हुआ। लेकिन खास बात ये कि अपवाद जो एक्सेप्शन आएगा उसका कुछ न कुछ रीजन होगा, कारण होगा, ऐसे ही अपवाद नहीं होता है। खास बात यही है, बोलेंगे कि ये ऐसा होता है अपवाद स्वरूप ये, तो उसका रीजन बतलाएंगे क्यों ऐसा होता है। अपवाद का भी कारण ही नहीं कि कहे ऐसा होता है, अरे होता है अपवाद है, ऐसा नहीं, कारण होगा मैक्सिमम का, 1-2 ऐसा भी है लेकिन मैक्सिमम का कारण होता है। चलिए ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपको हेडिंग देके लिखना है, लिखिएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु एक डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण
परमाणु कहलाता है। अर्थात प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और ये परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है। अर्थात परमाणु अविभाज्य होते हैं। अर्थात परमाणु अविभाज्य होते हैं। चलिए, हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। परंतु बाद के वैज्ञानिकों ने परमाणुओं को विभाजित कर लगभग 40 कणों का खोज किया। जिन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया। जिन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया। किया गया के बाद ऐसे डैश दे देना है। किया गया ऐसे लिख करके डैश दे देंगे। अब पहला लिखेंगे मौलिक कण। मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स। मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल। देखिए, इतना बात तो समझ में आ गया कि डाल्टन का एक परमाणु सिद्धांत था। 9वीं क्लास में आपने पढ़ा था कि परमाणु जो है वो पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्मतम कण होता है। इतना छोटा होता है कि इसको और विभाजित करना संभव नहीं है, अविभाज्य होता है। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने परमाणु को विभाजित किया। अब एक 2 कण में नहीं, 40 कण में विभाजित किया। उन 2 कणों के 2 वर्ग में विभाजित किया गया। पहला है मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स। मौलिक फंडामेंटल का मतलब ही होता है कि जो दूसरे पर डिपेंड नहीं हो, अपना जिसका अस्तित्व हो, उसको मौलिक कहते हैं। मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स। आप इसी तरह का चीज फिजिक्स में 9वीं क्लास में पढ़े होंगे। मौलिक राशि याद है? मौलिक राशि, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न जो मौलिक से उत्पन्न होते हैं। चलिए 10 देख लिखिएगा मौलिक कण में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को मौलिक कण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को मौलिक कण कहते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक परमाणुओं में मूल रूप से, आवश्यक रूप से, मूल रूप से पाए जाते हैं। प्रत्येक परमाणु में ये तीनों जरूर होगा, मूल रूप से पाए जाते हैं। एक लाइन और लिखेंगे, अपवाद स्वरूप, इसी में लिखेंगे अपवाद स्वरूप हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अब अर्थात करके कैसे दिखाएंगे? अर्थात हाइड्रोजन परमाणु ये है, परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 1। इसमें न्यूट्रॉन 1 माइनस 1 0 हो जाता है। 1 माइनस 1 न्यूट्रॉन कैसे निकालें, सब आगे हम चर्चा करेंगे। आपको सिर्फ इतना दिखा देना है। मतलब इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मौलिक कण कहते हैं, इसलिए कि प्रत्येक परमाणु में ही पाया जाता है। कोई भी ऐसा परमाणु नहीं जिसमें इसे नहीं पाया जाता है। सिर्फ एक है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु है जिसमें तीनों मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ 2 पाए जाते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अपवाद स्वरूप हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। चलिए दूसरा हेडिंग देना है, व्युत्पन्न कण, डेरिवेटिव पार्टिकल्स। व्युत्पन्न कण, व्युत्पन्न कण, डेरिवेटिव्स पार्टिकल।
डेरिवेटिव पार्टिकल। व्युत्पन्न नाम से स्पष्ट है, जिसका उत्पन्न हो किससे, मौलिक से। मतलब जिन कणों का निर्माण मौलिक कण से होता है उसको व्युत्पन्न कण कहते हैं। जिसका उत्पत्ति कहां से होता है, मौलिक कण से, उसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न कण। डैश देख लिखिएगा। व्युत्पन्न कण में डैश देख लिखना है आपको। वे कण जिनका निर्माण मौलिक कणों से होता है, अर्थात जो कण मौलिक कण द्वारा उत्पन्न होते हैं, कौमा, व्युत्पन्न कण कहलाते हैं। ऐसे लिखेंगे, देखिएगा। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, जैसे लगभग 27 कण मेसोन होता है, ये सब बहुत सारा, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसोन, पॉजिटिव मेसोन, उदासीन मेसोन, ऐसे कर करके। जैसे लगभग 27 कण व्युत्पन्न कण होते हैं। चलिए, कैसे उत्पत्ति होता है देखिएगा। जैसे प्रोटॉन के बारे में भी हम लोग ने सीखा कि ये मौलिक कण है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों मौलिक है। प्रोटॉन, ये जो है प्रोटॉन, इसी में से निर्माण होता है। प्रोटॉन है, परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान भी इसका 1 होता है। तो ये जैसे टूट करके बनाता है, देखिए, न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बना देता है ये। +1 होगा इसका, पॉजिट्रॉन का। ये देखिए, प्रोटॉन है, द्रव्यमान 1, टूटा ये 2 कण में, एक न्यूट्रॉन है, एक ये पदार्थ है। तो जब ये बना न्यूट्रॉन, तो एक तो न्यूट्रॉन बन गया, तो द्रव्यमान इसका 1 और इसका द्रव्यमान 0। प्लस चार्ज इसमें एक प्लस चार्ज था, या इस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर एक प्लस चार्ज। मैं दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके ये हो रहा है ना, द्रव्यमान 1 + 0 1 और चार्ज 0 + 1 1 बराबर हो रहा है। मतलब प्रोटॉन जो है ऐसे बनता है। अब ये जो कण है, इसका उत्पत्ति यही मौलिक कण से हुआ है, नहीं प्रोटॉन से। तो यही व्युत्पन्न कण कहलाता है। ये व्युत्पन्न कण हो गया, व्युत्पन्न कण, डेरिवेटिव पार्टिकल से। ये इसका क्या नाम है, पॉजिट्रॉन है। ये क्या है, ये पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन है, व्युत्पन्न कण। चलिए दिखा देना है इसको। आगे हेडिंग देंगे, परमाणु के भाग। हेडिंग देना है आपको, परमाणु के भाग, परमाणु के भाग, हेडिंग देना है। पहला लिखना है, देखिए, परमाणु के 2 भाग होते हैं। नाभिक होता है, नाभिक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है नाभिक। और दूसरा नाभिकेतर भाग। नाभिक में कौन कौन रहता है, नाभिकेतर भाग में कौन कौन रहता है, ये हम लोग सीखेंगे। चलिए, नाभिक में 10 देख लिखना है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं।
प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं। दूसरा लिखेंगे नाभिकेतर भाग, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, नाभिकेतर भाग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन लिखिएगा, डैश देखेंगे। परमाणु के इस भाग में, परमाणु के इस भाग में, परमाणु के इस भाग में परमाणु के इस भाग में इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं, कॉमा उप कक्षाओं तथा कक्षकों में गति करते रहता है, गति करते रहता है। इसको दिखा देना है, देखिएगा यहां, ये P प्लस N है, माने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये हो गया। ये ऐसा वृत्तीय पथ है जिसको कक्षा कहते हैं। ये इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन रहता है। यही दो भाग है परमाणु का। ये सब जो भाग है, ये वृत्तीय जो पथ दिख रहा है आपको, ये यही नाभिकेतर भाग कहलाता है। इसी में नाभिकेतर भाग में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ये हो गया नाभिकेतर भाग, ये नाभिकेतर भाग है। ये बीच में जहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इसको नाभिक कहते हैं। यही परमाणु का दो भाग है, नाभिक है बीच में जहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, और इसके चारों जो वृत्तीय पथ है जिसको कक्षा कहते हैं, ये नाभिकेतर भाग कहलाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, गति करते रहता है। यही परमाणु के भाग है। एक चीज और समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, पहले इसको लिखिए जल्दी से आप। समझिएगा, जैसे आपको अब ये लग रहा होगा कि ये तो आपने फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बतलाया कि परमाणु कौन कहाँ रहता है, जो डेरिवेटिव पार्टिकल्स हैं वो कहाँ रहते हैं। तो डेरिवेटिव पार्टिकल्स के बारे में कहा गया है कि उनका निर्माण किनसे होता है, इन्हीं से, फंडामेंटल पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। उसमें से किससे, ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में है ना, यही उनका निर्माण होता है। माने जो डेरिवेटिव पार्टिकल्स हैं वो फाइनली नाभिक में ही होते हैं। अगर कोई पूछे कि 40 कण है तो उसमें से बाकी कण कहाँ रहते हैं, 3 के आपने दिखा दिया, तो बाकी जो जितने भी व्युत्पन्न कण हैं वो भी इस नाभिक में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से व्युत्पन्न कण का निर्माण होता है। आपने ये नाम सुना है, नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया का मतलब क्या है, परमाणु के नाभिक में अभिक्रिया होते रहता है, कुछ न कुछ पदार्थ बनते रहता है, उसी को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। तो कौन पदार्थ बनता है, ये वही व्युत्पन्न कण बनता है। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये अपने रूप में नहीं रहते हैं, ये बाकी के 27 व्युत्पन्न कण में टूटते रहते हैं, तो उसी को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम प्रश्न आपको एक समझाएंगे, लिखवाएंगे भी, लेकिन ये बात आपको समझना है कि परमाणु का जो ये नाभिक है इसी में व्युत्पन्न कण टोटल रहता है, रहता नहीं है, उत्पन्न होते रहता है। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो व्युत्पन्न कण में परिवर्तित होते रहते हैं। अब इस पे एक प्रश्न होगा आपको कि परमाणु जो है, ये आप प्रश्न हम लिखवाएंगे भी, आप सोचिएगा। एक बात आपको इतना हिंट के बाद आपको बतला रहे हैं कि एक चीज का जवाब दीजिएगा, कितना तो आपको आइडिया होगा 10वीं पास करने के बाद, कि समान चार्ज के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो आप ये समझिए कि परमाणु परमाणु जो है इसका ये नाभिक है, ये छोटा है, परमाणु की तुलना में तो काफी छोटा है। अब इसमें न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस, तो कुल मिलाकर के इसमें केवल प्लस चार्ज हो गया। तो एक ही तरह के चार्ज वाला चीज बिल्कुल कम जगह में रहेगा तो रिपल्सन लगेगा ना। तो आप समझिए कि यदि एक ही जगह, बहुत छोटा जगह में प्रोटॉन रहता है, तब तो रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल से, रिपल्सन फोर्स से ये टूट जाना चाहिए, विस्फोट कर जाना चाहिए नाभिक। एक ही तरह का समान आवेश वाला चार्ज है, समान आवेश का पार्टिकल्स है, तो यहाँ तो विस्फोट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। क्यों? इसके बारे में आप सोचिएगा, इसका जवाब सोचिएगा, और इसी से संबंधित हम आपको बात भी बतला दिए। यहीं से फिर आगे हम अगले वीडियो में शुरू करते हैं। आप अच्छे तरीके से कॉपी तैयार कीजिए,
जैसा आपको बताया गया है, और कल से फिर तत्व के बारे में शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।